गाइस व्हाट्सअप रैंकर्स कोचिंग चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है और इसको प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड हैं, ट्रायल बैलेंस का क्या फॉर्मेट रहेगा, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड ट्रायल बैलेंस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड सॉल्व करके देखेंगे। तो बने रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। A trial balance is a statement of debit and credit extracted from the ledger। तो एक ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर थोड़ा केयर रखना आप। ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है ये, ठीक है। जिसमें कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस दिए होते हैं लेजर से। लेजर में जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे उनके डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में दिखाए जाएंगे with the view to listing the arithmetical accuracy of the books। और क्यों दिखाए जाएंगे? ताकि हमें पता चल सके कि जो भी हमने लेजर में अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, जैसे जर्नल में पहले हमने एंट्री पास की, फिर हमने लेजर में अकाउंट्स प्रिपेयर किए, तो वहाँ तक का जो भी हमने वर्क किया है क्या वो अर्थमेटिकली न्यूमेरिकली सही है या नहीं। तो इस बात का पता लगाने के लिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। इट मीन्स कि ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग बुक्स का कोई पार्ट नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाए, ये तो सिर्फ अकाउंटेंट अपनी सुविधा के लिए प्रिपेयर करेगा, ये जानने के लिए कि जितना भी अभी तक का वर्क हुआ है वो अर्थमेटिकली सही है या नहीं। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद भी कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो कि ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चल पाता जिनका, जैसे कि प्रिंसिपल एरर्स हैं जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं, जिनको हम लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद भी कुछ एरर्स हमारे पास रह जाती हैं तो इट मीन्स कि ट्रायल बैलेंस एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है कि जितनी भी अकाउंटिंग बुक्स प्रिपेयर की जा रही हैं वो सही हैं। तो ये एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है कि अकाउंटिंग बुक्स जो भी प्रिपेयर की जा रही हैं वो सही हैं, ठीक है। अब हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में पहले ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, एंड यहाँ पर एज ऑन, और जिस भी डेट को आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हो वो वाली डेट यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। तो फर्स्ट कॉलम रहेगा हेड्स ऑफ अकाउंट्स, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, जहाँ पर आपने अकाउंट्स का नाम लिखना है जिनके आप बैलेंसेस दे रहे हो, ठीक है। और एक छोटा सा कॉलम बनाएंगे LF का, लेजर फॉलियो, यानी कि यहाँ पर वो वाला पेज नंबर आएगा जहाँ पर लेजर में आपने वो अकाउंट प्रिपेयर किया होगा जो यहाँ पर आपने मेंशन किया है। जैसे कि मान लो कैश के बारे में आप बात कर रहे हो या बैंक अकाउंट के बारे में आप बात कर रहे हो, तो वो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लेजर में कहाँ पर किस पेज नंबर के ऊपर दिया हुआ है तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है जी। यहाँ आगे दो कॉलम और बनाएंगे, या यहाँ डेबिट साइड आ जाएगी ये, और ये क्रेडिट साइड। यहाँ पर अमाउंट दिखाएंगे इन रुपीज़। तो जिन भी आइटम्स का डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट साइड में आ जाएंगी, और जिन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड में शो की जाएंगी, ठीक है जी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। परचेज अकाउंट हमेशा ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में दिखाया जाएगा, डेबिट कॉलम में इसको परचेज अकाउंट के बैलेंस को हमेशा दिखाया जाएगा। सेल्स अकाउंट का अगर
बैलेंस गिवन है तो उसको हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में दिखाया जाएगा। इसी तरह से अगर परचेज रिटर्न गिवन है या फिर रिटर्न इनवर्ड, सॉरी यहाँ पर आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड, अगर रिटर्न आउटवर्ड है मतलब कि जो भी माल हमने परचेज़ किया था उसको वापस भेजा गया है तो उसको हम क्रेडिट कॉलम में दिखाएंगे, क्योंकि परचेज डेबिट कॉलम में हो रहा है तो परचेज रिटर्न को हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में उस बैलेंस को शो करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह से सेल्स रिटर्न है या फिर रिटर्न इनवर्ड करके भी लिखा हो सकता है। तो जो माल हमने बेच दिया था अब वापस दोबारा से हमें रिटर्न हो रहा है तो सेल के टाइम हमने जो बैलेंस आया था उसको क्रेडिट में दिखाया था, तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न के बैलेंस को दिखाया जाएगा। ऑल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको हम डेबिट कॉलम में ही दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस के। ये एसेट्स जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, कोई मशीनरी है या फिर डेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर, कैश अकाउंट का बैलेंस हो गया, बैंक अकाउंट का बैलेंस हो सकता है, बिल रिसीवेबल हो सकता है, गुडविल हो सकता है। ये सारी एसेट्स हैं। मोटर कार, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एसेट्स हैं और इनके बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में शो करेंगे। इसी तरह से अगर जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं तो उनके बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में दिखाएंगे। जैसे कि क्रेडिटर्स का बैलेंस हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो गया, लोन किसी से लिया है, लोन फ्रॉम बैंक हो सकता है। तो ये सारी की सारी लाइबिलिटीज़ हैं और जो भी बैलेंस होंगे इनके उनको क्रेडिट साइड में यानी कि क्रेडिट कॉलम में दिखाया जाएगा ट्रायल बैलेंस के। ठीक है। इसी तरह से अगर ऑल प्रोविजंस एंड रिजर्व्स की बात करें, जितने भी प्रोविजंस होते हैं, जितने भी रिजर्व होते हैं उनको क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस होता है तो इनको हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में शो करेंगे, दिखाएंगे। जैसे कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट हो गया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स मीन्स कि ऐसे डेटर्स जिनका हमें शक है कि वो पैसा हमें वापस नहीं देंगे, तो उनके लिए पहले से ही कंपनी क्या करती है, बिजनेस क्या करता है, रिजर्व क्रिएट कर लेता है, पैसा अलग से रख लेता है कि हो सकता है कि ये पर्टिकुलर डेटर्स ऐसे लग रहे हैं कि वो पैसा वापस ना दें, डाउटफुल हैं वो। तो इस तरह के जो रिजर्व होंगे वो क्रेडिट में दिखाए जाएंगे, इनका बैलेंस क्रेडिट कॉलम में दिखाया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई प्रोविज़न क्रिएट करते हैं, जैसे कि डेप्रिशिएशन के लिए प्रोविज़न क्रिएट किया, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन, तो वो भी क्या है, वो भी लॉस है। डेप्रिशिएशन होता है तो वो लॉस है, तो लॉस को भी हमने दिखाना है क्रेडिट कॉलम में ही। ठीक है, क्योंकि ये प्रोविज़न है, अभी ये लॉस हुआ नहीं है, ये एक्चुअली प्रोविज़न क्रिएट किया। अभी तक हो सकता है कि इतना पैसा जो डेप्रिशिएट हो जाए तो पहले से ही कंपनी उसके लिए अलग से पैसा रख लेती है, उसको हम प्रोविज़न कहते हैं। तो जितने भी प्रोविज़न्स होंगे, जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्स हो गया, प्रपोज्ड डिविडेंड, रिजर्व्स हो गए, जनरल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, ये सारे के सारे जितने भी प्रोविज़न हैं उनके बैलेंस हमेशा क्रेडिट कॉलम में ही दिखाए जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से जितने भी इनकम्स एंड गेन्स होंगे, ठीक है, जितने भी इनकम एंड गेन्स होंगे उनको क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, क्रेडिट कॉलम में दिखाया जाए ट्रायल बैलेंस के, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। हमने नॉमिनल अकाउंट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये। एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको हम डेबिट में दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर डेप्रिशिएशन तो लॉस है लेकिन उसको डेबिट में दिखाते हैं, लेकिन जब ये प्रोविज़न है, अभी तक प्रोविज़न क्रिएट हो रहा है, तो प्रोविज़न क्रिएट हो रहा है तो उसको हम फिर क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की। तो ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, डेबिट कॉलम में दिखाया जाएगा ट्रायल बैलेंस के। एंड क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाएंगे वो देखिए, क्लोजिंग स्टॉक
को नॉर्मली तो नहीं दिखाया जाता है ट्रायल बैलेंस में। अब क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाया जाएगा ट्रायल बैलेंस में और कहाँ ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाएगा, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया है, इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। पर थोड़ा सा मैं इधर आपको बता दूँ कि अगर एडजस्टेड परचेज दिया हो, एडजस्टेड परचेज या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो, तो उस टाइम क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट होता है, यानी कि इन दोनों में से वो माइनस कर दिया होता है। ठीक है, तो उसको दोबारा से ऐड बैक करने की ज़रूरत है। तो क्लोजिंग स्टॉक को उस टाइम फिर कंसीडर करेंगे और उस टाइम फिर ओपनिंग स्टॉक को हम नहीं लेते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैंने अलग से वीडियो में समझाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अब बात करते हैं ड्राइंग का अगर कोई बैलेंस है तो वो कहाँ आएगा, वो डेबिट कॉलम में दिखाया जाएगा ट्रायल बैलेंस के। ठीक है जी। इसी तरह से इनपुट जीएसटी है, इनपुट जीएसटी, अब ये सीजीएसटी भी हो सकता है इनपुट, एसजीएसटी का भी इनपुट बैलेंस हो सकता है या फिर आईजीएसटी का इनपुट बैलेंस हो सकता है। तो ये सारे के सारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में दिखाए जाएंगे। इसी तरह से अगर आउटपुट जीएसटी है, अब आउटपुट जीएसटी भी सेम हो सकता है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, इनमें से कोई भी अगर आउटपुट वाला केस है तो उसको हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में शो करेंगे। और अगर किसी अकाउंट का नील बैलेंस है, मान लो नील बैलेंस है, कोई बैलेंस नहीं है, तो उसको फिर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है। लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का थ्योरी का क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है, तो इसको आप ज़रूर याद करके जाइए। लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कई बार नहीं, बहुत बार ये थ्योरी पोर्शन में आ जाता है, लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है लिमिटेशंस। अ ट्रांजेक्शन हैज़ नॉट बीन एंटर्ड एट ऑल इन द जर्नल, जर्नल में कोई अगर हमने एंटर ही नहीं किया है ट्रांजैक्शन, ठीक है, जैसे कैश टू कैपिटल, यानी कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है और उसकी एंट्री होगी कैश टू कैपिटल। ठीक है, अब जर्नल हमने प्रिपेयर किया है, तो जर्नल में अगर हमने ये एंट्री पास ही नहीं की है तो उसका इफ़ेक्ट फिर लेजर में भी नहीं आएगा और लेजर से आगे फिर वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं जाएगा। तो इस बात का पता ट्रायल बैलेंस से नहीं लगा सकते हैं कि जर्नल में कोई एंट्री पास नहीं हुई है। तो ये भी एक ट्रायल बैलेंस का लिमिटेशन है, मतलब ट्रायल बैलेंस से इस चीज़ का पता नहीं लगा सकते, तो ये ट्रायल बैलेंस की एक कमी है। सेकंड, अ रॉन्ग अमाउंट हैज़ बीन रिटन इन बोथ साइड्स ऑफ द जर्नल, यानी कि जर्नल में हमने जैसे ऊपर एंट्री पास की थी, तो अगर ये मान लो विद अमाउंट 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, और हमने क्या किया कि 10,000 की बजाय यहाँ पर 1,000 रुपीज़ ही दिखा दिया दोनों साइड, कैश अकाउंट के सामने भी हमने 1,000 दिखा दिया और कैपिटल अकाउंट के सामने भी 1,000 दिखा दिया इंस्टेड ऑफ 10,000। तो अब लेजर में जो भी हम पोस्टिंग करेंगे वो भी 1,000 से होगी और आगे फिर इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में भी 1,000 का आएगा। और क्योंकि दोनों साइड 1,000 से हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों सेम अमाउंट से हैं, तो ट्रायल बैलेंस का अब टोटल तो सेम आ जाएगा डेबिट का और क्रेडिट का। लेकिन मिस्टेक तो फिर भी हुई है ना इधर, तो इस मिस्टेक का पता हमें ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चल रहा है कि ये वाला मिस्टेक हो चुका है। यानी कि अगर रॉन्ग अमाउंट राइट कर रहे हैं बोथ साइड, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में, तो इस बात का पता ट्रायल बैलेंस से नहीं चलेगा। तो ये भी एक लिमिटेशन है ट्रायल बैलेंस की। नेक्स्ट, अ रॉन्ग अमाउंट हैज़ बीन मैंशनड इन द जर्नल, सेम वही वाली बात कि अगर मान लो 2,000 की जगह हम लिख देते हैं 20,000 डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड ही, तो इस बात का पता नहीं लगा सकते हैं ट्रायल बैलेंस से, क्योंकि एंड में डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों ही इक्वल आ जाएंगी और पता नहीं चल पाएगा कि कोई रॉन्ग अमाउंट लिखी गई है। एन एंट्री हैज़ नॉट एट ऑल बीन पोस्टेड इन द लेजर, अब ये भी हो सकता है कि कोई एंट्री पास ही ना की गई हो लेजर में, ऊपर हमने किया था जर्नल में कोई एंट्री पास नहीं की गई हो, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेजर में,
जैसे कि ऊपर हमने कैश टू कैपिटल का ही एक एग्जांपल लिया था, मान लो कैश टू कैपिटल। तो अब क्या हुआ कि जब हमने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया तो उस टाइम हमने टू कैपिटल मतलब डेबिट साइड में टू कैपिटल नहीं लिखा, और इसी तरह से जब हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया तो उस टाइम फिर हमने बाई कैश अकाउंट नहीं लिखा, यानी कि दोनों एस्पेक्ट हमने दोनों ही अकाउंट में नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो अगर दोनों ही अकाउंट दोनों साइड्स नहीं लिखी हैं तो इसका इफेक्ट फिर ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों साइड फिर इक्वल हो जाएंगी। अगर एक साइड हम लिख देते, मान लो यहाँ पर 2000 लिख देते, कैश अकाउंट में टू कैपिटल करके लिख देते, और कैपिटल में फिर बाई कैश नहीं लिखते, तो उसका इफेक्ट ज़रूर आता है, 2000 का डिफरेंस पड़ जाता है डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ना तो डेबिट साइड का एस्पेक्ट लिया है और ना ही क्रेडिट साइड का लिया है, तो इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि उसके दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है ट्रायल बैलेंस की। नेक्स्ट देखिए, एन एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर। कोई एंट्री दो बार पास हो गई है, जैसे कि यही देखिए कैश टू कैपिटल था, ठीक है, यही ले लेते हैं, या फिर कोई और एंट्री ले लेते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लो यही एक एंट्री है विद 1000 रुपीज़ है। ठीक है, तो अब ये वाली एंट्री एक बार तो पास पोस्ट कर दी लेजर में। ठीक है, रेंट का अकाउंट जब बनाया तो टू कैश कर लिया, और जब कैश का बनाया तो बाय रेंट कर लिया, लेकिन इसको दो बार दिखाया, दो बार इसकी पोस्टिंग कर दी गई है लेजर में। तो अब हुआ क्या कि दो बार जब आ गया, जैसे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, 1000 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़, दो बार इसकी पोस्टिंग आ गई है। तो अब हुआ कि क्या कि डेबिट में अब 2000 हो गए हैं एंड क्रेडिट में भी 2000 हो गए हैं, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों ही इक्वल हो गई हैं। तो जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो दोनों साइड डेबिट कॉलम का और क्रेडिट कॉलम का दोनों का जो बैलेंस है वो सेम आ जाएगा। हाँ, वो 1000 से ज़्यादा आएगा, लेकिन वो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम सिर्फ यही देख पाते हैं कि अगर डेबिट और क्रेडिट कॉलम दोनों का इक्वल बैलेंस आ रहा है तो हम मान लेते हैं कि अर्थमेटिकली जो भी हमने काम किया है वो एक्यूरेट है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस तो है ना, 1000 का हमने डबल पोस्टिंग कर दिया है, तो गलत ही है इधर, जिसका पता हम ट्रायल बैलेंस से नहीं लगा पाए। तो ये भी एक ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन है। तो चलिए ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लेजर के कुछ बैलेंसेस गिवन है हमें, तो इनसे हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, जैसे कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज, सेल्स, ड्राइंग, डिस्काउंट रिसीव्ड, सैलरीज, इनपुट के जीएसटी एंड आउटपुट के जीएसटी हैं। तो इनसे कैसे हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, देखिए। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है। ट्रायल बैलेंस बनाते इसमें हमेशा याद रखना कि डेट हमेशा आपने दिखानी है, क्योंकि इसके भी नंबर कट जाते हैं। LF जरूर लिखना है, लेजर फॉलियो। एंड डेबिट बैलेंस में आपने दिखाना है कि रुपीज़ करके जरूर लिखना है, जिस भी करेंसी में यहाँ पर अमाउंट दिखानी है वो वाली ज़रूर मेंशन करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन छोटी छोटी चीज़ों के मार्क्स करते हैं। तो ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान से लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट पहले दिया, कैपिटल अकाउंट विद 80,000 रुपीज़। तो हमें पता है कैपिटल अकाउंट क्या लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 80,000 ये आया क्रेडिट कॉलम में। नेक्स्ट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट एक एसेट है, और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। इधर आपने पेज नंबर देना है अगर मेंशन हो, अदरवाइज़ आप टिक टिक करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 44,560 रुपीज़, और यहाँ आप ऐसे डैश करके लगा सकते हो ताकि आप आगे पीछे अमाउंट ना लिख दो। अब आगे है परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट 79,000 एंड सेल्स अकाउंट का बैलेंस है 50,000, तो ये आएगा क्रेडिट साइड में।
इसी तरह से आगे गिवन है ड्राइंग अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीप्ट। तो ड्राइंग हमेशा डेबिट साइड में दिखाई जाती है, ये बहुत ध्यान से आप याद रखना, क्योंकि ड्राइंग अकाउंट में भी बहुत सारी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट को हमेशा दिखाना है डेबिट साइड में विद ₹1500 है इधर क्वेश्चन में। आगे है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो डिस्काउंट इनकम है इधर, तो इसको दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। इसी तरह से सैलरीज अकाउंट में 2000 है, तो सैलरी क्या है, सैलरी एक खर्चा है बिजनेस के लिए, तो अगर एक्सपेंसेस होते हैं तो हमें पता है उनका डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको हम दिखाएंगे डेबिट साइड में, ठीक है। इसी तरह से इनपुट के जितने भी जीएसटी हैं उनको डेबिट साइड में दिखाएंगे। इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, अगर तीनों दिए हैं तो तीनों लिख दो, अगर एक ही दिया IGST तो वो ही लिखना है आपने। इनपुट के मतलब सारे आपने डेबिट साइड में फिल कर देने हैं। यहाँ अमाउंट है 2640 एंड 4200, और यहाँ पर आउटपुट के जितने भी GST हैं वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, मतलब क्रेडिट कॉलम में आ जाएंगे ट्रायल बैलेंस के। तो यहाँ लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट, अमाउंट है 3000 एंड 3000, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से डैश लगाइए, और यहाँ पर नीचे टोटल आ जाएगा, यहाँ पर टोटल लिखेंगे, और सामने दोनों साइड का, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का हमने टोटल निकालना है, और टोटल आ जाएगा 1,36,540। तो अगर दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड जब दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि जो भी हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है वो सही है। मीन्स कि जो भी अकाउंटिंग बुक्स में हमने काम किया है, जो भी जर्नल एंट्रीज़ हमने पास की हैं, फिर उसके बाद हमने लेज़र में पोस्टिंग की है, और फिर हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ तक का जितना भी काम है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, ठीक है, अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं। अगर मान लो ये दोनों साइड इक्वल ना हो तो क्या करेंगे फिर? अगर ये दोनों साइड इक्वल नहीं है तो अकाउंटेंट या तो पहले ट्राई करेगा कि फाइंड आउट करे कि क्या मिस्टेक हुई है, और अगर मान लो पता नहीं चलता है तो फिर वो उसको सस्पेंस अकाउंट करके यहाँ लिख देगा। अगर मान लो ये साइड कम है तो यहाँ सस्पेंस अकाउंट करके वो अमाउंट यहाँ मान लो 2000 कम आती तो 2000 इस साइड लिखता, अगर यहाँ कम आती तो इस साइड क्रेडिट साइड में लिख देता सस्पेंस अकाउंट में। लेकिन वो सस्पेंस अकाउंट अकाउंटेंट को क्लोज करना पड़ता है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले। तो ये जो मिस्टेक्स होती हैं ये फिर कहाँ पर रेक्टिफाई होंगी, जैसे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया हमने, या जो भी लिमिटेशंस हमने अभी पढ़ी हैं ट्रायल बैलेंस की, तो इससे रिलेटेड एक चैप्टर बन जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो आप लेटर ऑन करोगे तो उसमें सारा का सारा ये सेटअप पूरा का पूरा अरेंज किया जाता है कि किस तरह से एंट्री पास करें अगर सस्पेंस में कुछ अमाउंट है, और अगर कुछ प्रिंसिपल एरर्स हुई हैं, कंपनसेटिंग एरर है, तो वो सारी की सारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में कवर अप कर ली जाएंगी। तो अब यहाँ पर हमने ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, एंड आई होप आपको ट्रायल बैलेंस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें रैंकर्स कोचिंग चैनल।